आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th और 12th का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें है ना इसके पिछले वीडियो में व्याकरण में वर्ण पढ़े थे आप, है ना, और जाने थे मतलब व्याकरण और वर्ण पढ़े थे। तो व्याकरण के 3 भेद थे, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वर्ण पढ़े गए थे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है ना, उच्चारण के आधार पर, है ना, कंपन के आधार पर वर्ण पढ़े थे। वर्ण का उच्चारण स्थान ही बताया गया था आपको। तो आज पढ़ना आपको है शब्द, है ना। शब्द भी आप मतलब मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में दोनों में से लगभग ऑब्जेक्टिव ठीक ठाक आता है ना, लगभग 5-6 ऑब्जेक्टिव दोनों में से है। देखिए, तो शब्द जो कहता है कि शब्द कहते हैं कि वर्णों के मेल से बने हुए, है ना। ये ऐसे कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है जिसका सही सही अर्थ निकलता हो, है ना। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है। शब्द का जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 आधार पर किया गया। कितने आधारों पर? 4 आधार पर। पहला आपका है अर्थ के आधार पर। क्या है? अर्थ के आधार पर कह दीजिए। दूसरा आपका है रचना, ये इसको बनावट भी कह सकते हैं, बनावट के आधार पर। ठीक है। तीसरा आपका है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या कहिए या व्युत्पत्ति के आधार पर, है ना, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर। चौथा है रूपांतरण के आधार पर। ठीक है। तो इसमें हम एक एक करके चारों आधार पे पढ़ेंगे कि शब्द किस आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या है? अर्थ के आधार पर। देखिए, तो अर्थ के आधार पर शब्द, है ना, 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है। तो सार्थक शब्द कहा जाता है कि अर्थपूर्ण शब्दों को, अर्थपूर्ण का मतलब होता है जिसका सही सही अर्थ निकलता हो, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, उसे क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। निरर्थक मतलब अर्थविहीन, जिसका सही सही अर्थ, जो सार्थक शब्द नहीं होता है, जिसका सही सही अर्थ पता नहीं चलता है, उसे क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। तो अर्थ के आधार पर 2 तरह का, सार्थक और निरर्थक। दूसरा आपका है रचना के आधार पर शब्द 3 तरह के होते हैं। रचना के आधार पर कितना? तो रचना के आधार पर शब्द 3 तरह के होते हैं। पहला क्या है? रूढ़, दूसरा यौगिक, दूसरा योग रूढ़ है। ठीक है ना। ठीक है। देखिए, तो पहला आपका है रूढ़। रूढ़ कहा जाता है कि वैसा शब्द जो केवल एक शब्द से मिलकर बना है। ठीक है ना। वैसा शब्द जो केवल एक शब्द से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। जैसे कमल, घोड़ा, किताब, जल, पानी, ये सब क्या है? रूढ़ है। यानी कहानी जिसका निर्माण केवल और केवल एक शब्द से हुआ है, उसमें दूसरा शब्द का योग नहीं किया गया। ठीक है। तो अब आगे देखिएगा, इसमें जो दूसरा है आपका यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द कहता है कि वैसा शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, मतलब जो 2 शब्दों के मेल से बनता है, जो 2 शब्दों के जोड़ने से बनता है। जैसे कि देखिए, विद्यालय, तो विद्या जोड़ आलय, 2 शब्द है। अनाथालय, अनाथ जोड़ आलय। पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, है ना। इस तरीके से जो 2 शब्द से मिलकर बने उसको क्या कहेंगे? यौगिक। रूढ़ का मतलब जो केवल एक शब्द से बने, है ना, और यौगिक का मतलब जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है। देखिए, योग रूढ़ कहता है कि वैसा शब्द जो 2 या 2 से अधिक से तो मिलकर बनता है, लेकिन वह मतलब अलग अर्थ देता है, मतलब जो साधारण अर्थ को छोड़ देता है और कोई विशेष रूप प्रकट कर लेता है, कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है। कहने का मतलब है कि जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने, लेकिन अपने साधारण अर्थ को छोड़ देता है और कोई विशेष अर्थ प्रकट कर लेता है। जैसे कि देखिए, जैसे वीणा पानी, है ना। तो वीणा पानी का मतलब होता है कि जिसके हाथ में वीणा हो। वीणा पानी का मतलब क्या होता है? जिसके हाथ में वीणा हो। अर्थात क्या कर सकते हैं? सरस्वती। ठीक है। उसके बाद दशानन, यानी कि 10 आनन है जिसका, ठीक है ना, अर्थात रावण। तो सब अपना अपना देखिए 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन, है ना, ये साधारण अर्थ को छोड़ करके कोई विशेष नाम प्रकट कर ले रहे हैं। तीसरा है चतुरानन, यानी कि 4 आनन है जिसका अर्थात ब्रह्मा, है ना। तो इस तरीके से जो 2 या 2 से अधिक से मिले बनेगा उसे क्या मतलब, जो 2 या 2 से अधिक से मिलकर बनता है लेकिन कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। अगला जो आधार आपका है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होता है 4 प्रकार के, है ना। जो पहला है तत्सम। तो तत्सम कहता है कि वैसा शब्द जो संस्कृत से, मतलब जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, वो भी बिना परिवर्तन के, है ना। मतलब कि जितना भी संस्कृत का जितना भी शब्द है जिसके मतलब हम लोग हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं बिना परिवर्तित करके, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? तत्सम। यानी कि वैसा शब्द जो संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे कि मयूर, कृषक, है ना, दुग्ध, अग्नि, है ना, कर्पूर, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। दूसरा है तद्भव। तो तद्भव कहता है कि वैसा शब्द जो संस्कृत से हिंदी में, है ना, मतलब परिवर्तित होकर के आए हैं, जिसका अर्थ हिंदी में आते आते बदल जाता है। जिसका अर्थ नहीं बदला उसको तत्सम, जिसका अर्थ नहीं बदल जाएगा उसको तद्भव। जैसे कि अग्नि का आग हो जाएगा, कृषक का किसान हो जाएगा, मयूर का मोर हो जाएगा, इस तरीके से। तीसरा जो है आपका देशज। तो देशज कहता है कि जो स्थानीय भाषाओं से हम लोग
वैसा शब्द जो स्थानीय भाषाओं से, यानी कि जो है ना मतलब आसपास समाज में जो बोला जाता है ना, जो घर पर ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो जो स्थानीय भाषाओं से लिया गया उसे क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, देश, जैसे लोटा, खटिया, डिबिया, सोई, है ना, थरिया, ये सब इसी में आता है, कलछुल, है ना, जितना भी है देशज का मतलब जो स्थानीय भाषाओं से लिया गया है। दूसरा आपका है विदेशज। तो विदेशज में नाम ले रहा है, विदेश से लिया जाएगा, तो जो विदेशी भाषाओं से लिया गया है जिसका हम लोग प्रयोग हिंदी में करते हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, स्कूल हो जाएगा, स्टेशन हो जाएगा, डॉक्टर, है ना, इस तरीके से क्या हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा। तो याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ गए हैं बिना परिवर्तन के उसको तत्सम कहेंगे। तद्भव जो परिवर्तित होकर के हिंदी में आए हैं, और देशज जो स्थानीय भाषाओं से लिए गए हैं, और विदेशज जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। ठीक है, देखिए आपका जो अगला आधार है वो रूपांतरण के आधार पर चौथा है ना। तो रूपांतरण के आधार पर शब्द जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी का मतलब देखिए, विकारी का मतलब होता है कि वैसा शब्द है ना जिसमें लिंग, वचन और पुरुष के कारण है ना बदलाव आते रहता है। लिंग, वचन, है ना, और पुरुष के कारण बदलाव होता है। जैसे कहने का मतलब है कि वैसा शब्द जिसमें लिंग के कारण या वचन के कारण या पुरुष के कारण, है ना, लिंग, वचन और पुरुष के कारण क्या होता है, बदलाव। जैसे कि वचन में होता है एक वचन हो सकता है, कभी बहुवचन हो जाए, है ना, या कहेंगे लिंग यानी कभी स्त्रीलिंग तो कभी पुल्लिंग हो जाए, है ना, या पुरुष का मतलब कभी मतलब उत्तम पुरुष, कभी मध्यम पुरुष का बोध होगा। यानी कहने का मतलब कि वैसा शब्द जिसमें लिंग, वचन और पुरुष के कारण बदलाव होते रहता है, जैसे कि यह, वह, है ना, लड़का, इस तरह का। दूसरा है अविकारी, तो जिसका रूप कभी नहीं बदलेगा, यानी कि वैसा शब्द जिसमें लिंग, वचन और पुरुष के कारण कोई बदलाव होता नहीं, उसे क्या कहेंगे, अविकारी। तो शब्द आपका टोटल यहीं तक है ना। तो शब्द में क्या सीखिए कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। ठीक है, शब्द को 4 आधार में बांटा गया, अर्थ के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर, तीसरा क्या था, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, और लास्ट में रूपांतरण के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 तरह का, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, दूसरा था आपका रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर शब्द 3 तरह का, ठीक है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 तरीके का, है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। एक और होता है ना, संकर, लेकिन उसको अपवाद में रखिए, अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तो 4। संकर का मतलब जो 2 शब्द से मिलकर बनेगा, उससे हम यौगिक भी कह सकते हैं, इसलिए इसमें इसको जोड़ा नहीं जाता, अपवाद माना जाता है। ठीक है, एक आपका जो लास्ट है रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 2 तरीके के, विकारी और अविकारी। जिसमें लिंग, वचन, पुरुष के कारण बदलाव होगा उसको विकारी कहेंगे, और जिसमें कभी नहीं बदलाव होगा उसको अविकारी कहेंगे। तो आपका शब्द हो गया खत्म। इसके बाद आगे आपको अगले वीडियो में मिलेगा।